प्यारे बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था, जिसमें डिस्कशन किया, डिबेट किया, और उसी से संबंधित क्वेश्चन अभी पिछले संडे को आरओ का पेपर हुआ, आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई दिए होंगे। आज से हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक स्तर पर क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं कि संविधान के भाग एवं उनमें दिए गए विषय कि पूछा जाता है कि किस भाग में कौन कौन से विषय हैं। ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय जो है संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ, मूल संविधान में भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद। तो जो भाग थे कितने थे, 22 भाग थे। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, और अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से अगर आप अनुच्छेदों का काउंटिंग करेंगे तो अनुच्छेद 445 से अधिक अनुच्छेद, भाग की संख्या 25 एवं अनुसूची जो हो गए वो 12 हो गए। लेकिन वास्तव में आज भी जो है वर्तमान में संविधान में भाग 22 ही हैं, अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियां जो हैं कितनी हैं, 12 हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन भाग में किस किस विषयों का जो है वर्णन किया गया है, उसका विस्तार क्या है, इंट्रोडक्शन चीज़ों को जानेंगे। और इसी बेसिक स्तर पर ही आपको प्रत्येक एग्जाम में जो है आपको बेसिक स्तर पर ही क्या होगा, क्वेश्चन दिखाई देगा, जैसे आरओ में जो है पेपर में दिखाई दिया। तो आइए देखते हैं, पहला भाग के बारे में बात करते हैं। पहले भाग में जो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है वह सब्जेक्ट है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुआ, तो उस समय भारतीय सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह छोटे छोटे जो रियासत बटे हुए थे उन रियासतों का एकीकरण कैसे किया जाए। उन एकीकरण के संदर्भ में 3 रियासत जो है बहुत ज़्यादा चुनौती क्रिएट कर रहे थे, जिसमें एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, रिफरेंडम के आधार पर, जब वहाँ का शासक पाकिस्तान चला गया, हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा तथा जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अखंड भारत में मिलाया गया। उस समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे राजा हरि सिंह थे और वह डोगरा वंश के शासक थे। जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी और वहाँ का शासक हिंदू था, जबकि हैदराबाद की बहुसंख्यक संख्या हिंदू थी और वहाँ का शासक जो है कौन था, मुस्लिम था। तो इस संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि किन किन राज्यों का गठन कैसे हुआ। राज्यों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, साथ में अर्जित क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको जो है भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, अर्जित किया गया। जैसे पौंडीचेरी से कुछ फ्रांस से क्षेत्र, पुर्तगाल से क्षेत्र, वो क्षेत्र जो है भारत में शामिल किए गए। तो वैसे क्षेत्रों को अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं उनकी संख्या 28 है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार इन राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 में बात करेंगे। पार्ट 1 का जो विस्तार है वह विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है भाग 1 के बारे में बताता है।
अनुच्छेद 1 की बारी आती है, तो अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिकी व्यवस्था का जो निर्माण किया गया वह केंद्र और राज्य के परिणाम के समझौते के परिणाम स्वरूप किया गया, और अमेरिकी संघ से वहाँ के राज्य को अलग होने का अधिकार है, परंतु भारतीय संघ से भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का गठन से संबंधित मुद्दे के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि किस प्रकार से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन, या एक राज्य से 2 राज्य में परिवर्तन, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य में परिवर्तन, ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में जो है बताया गया है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाते हैं वो साधारण बहुमत से किए जाते हैं, और इस साधारण बहुमत से किए गए संशोधन को भारतीय संविधान में किसी प्रकार की संज्ञा नहीं दी जाती। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी संशोधन किए जाएंगे, उसे किसी प्रकार का संशोधन का रूप नहीं दिया जाएगा। तो जब हम लोग भाग 1 शुरू करेंगे, पार्ट 1 शुरू करेंगे, तो वहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में ब्रीफ वे में जो है चीज़ों को देखेंगे। उस समय जो जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप राज्य का स्वरूप कैसा हुआ, नेचर कैसा हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है भाग 2। भाग 2 देखिए, आरओ में पूछा था, भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो नागरिकता जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस भाग में नागरिकता को रखा गया है, तो नागरिकता को भाग 2 के अंतर्गत रखा गया है। नागरिकता के लिए जो अनुच्छेदों का विस्तार है, वह अनुच्छेद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं, नागरिकों के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इस 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता को परिभाषित किया गया है। नागरिकों को जो है नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में बताया गया है। नागरिकता छोड़ने का क्या तरीका है उसके बारे में बताया गया है, और नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार जो है भारतीय संसद को है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इसी में NRI, PIOS, ये सभी जो सिटीजन होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। भारत में नागरिकता के अंतर्गत एकल नागरिकता पाया जाता है, एकहरी नागरिकता पाई जाती है। और एकहरी नागरिकता, ये जो एकहरी नागरिकता होती है, एकल नागरिकता, यह किस व्यवस्था का लक्षण होता है? तो यह व्यवस्था जो होती है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का लक्षण कौन होता है? एकल नागरिकता। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बेसिक स्तर पर डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि किस भाग में कौन से विषय रखे गए हैं, उन विषयों में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। इसी बेसिक स्तर पर डिस्कशन के दरमियान ही आप एग्जाम में देखेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या होंगे? मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आते हैं भाग 3 पे। भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, और भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है। नागरिकों को जो मूल रूप से बेसिक स्तर पर जो भारतीय संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त हैं, वो सभी अधिकार किस रूप में रखे गए हैं? मूल अधिकारों के रूप में रखे गए हैं। इन मूल अधिकारों को हम लोग भाग 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं, और मूल अधिकारों में का जो अनुच्छेदों का विस्तार है वह अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है किसके बारे में बताया गया है? मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। इन टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? इससे यह बेसिक स्तर पे प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार को भैया कहाँ से लिया गया है? तो ये बताइए, मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है।
मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन यह पूछता है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की जो संख्या वर्तमान में है 6 है। तो प्रश्न यह उठता है कि अगर वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है तो क्या इससे पहले 7 रही होगी या इससे पहले 8 रही होगी? तो आइए इस पे हम लोग विचार करते हैं कि 7 रही होगी कि 8 रही होगी। तो 6 से पहले 1944 में 44वां संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है। उसके अंतर्गत जो है मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7 से घटकर 6 हो जाती है। उस समय एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू एसेट्स। संपत्ति के अधिकार को जो है 1978 में क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया और इस कानूनी अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में जो है रख दिया गया। इस प्रकार जो है हम लोग भाग 3 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण किसी समुदाय द्वारा या किसी धार्मिक समुदाय द्वारा या किसी संप्रदाय द्वारा या सरकार द्वारा या राज्य द्वारा होता है तो ऐसे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं और हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर यह है कि अनुच्छेद 32 केवल और केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में जारी किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। आइए नेक्स्ट भाग पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट भाग है हम लोग का भाग 4, पार्ट 4। पार्ट 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बात किया गया है। और यही डीपीएसपी राज्य के क्या हैं? ये राज्य के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। ये राज्य के क्या करते हैं? कर्तव्य निर्धारित करते हैं। इनमें कर्तव्य के रूप में यह रखा गया है कि राज्य क्या करेगा? समय समय पर अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा। कुछ ऐसे समुदाय जो समाज के मेन स्ट्रीम से या विकास की मुख्य प्रक्रिया से नहीं जुड़े हुए हैं या हाशिए पर हैं, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए उनके लिए क्या करना? कल्याणकारी व्यवस्था करना या ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जिससे कि वह खुद ही क्या करें? मेन स्ट्रीम से जुड़ जाए। ये सभी कार्य जो है कर्तव्यों के रूप में सरकार के लिए किसमें रखे गए हैं? डीपीएसपी में रखे गए हैं। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी के लिए जो अनुच्छेदों का विस्तार है वह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है
और इसी डीपीएसपी में बताया जाता है, अभी हम लोगों ने पिछले क्लासेज में डिस्कस किया था कि लोक कल्याणकारी राज्य, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। यह किस टॉपिक से पता चलता है? तो यह जो पता चलता है हम लोगों को अनुच्छेद 38 में जो चीज़ें बताई गई हैं कि भारत एक क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है, और यह लोक कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी के अंतर्गत दिखाई देता है। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट भाग है हम लोगों का भाग 4 क, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों के बारे में बात किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया गया है, एफडी के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जिस समय 1976 में इसको शामिल किया गया, उस समय मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी कितनी थी? 10 थी। परंतु 2002 में 86वां अमेंडमेंट किया गया और उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11। तो इस प्रकार 1976 से लेकर 2002 तक मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। लेकिन 2002 के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो इस प्रकार मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो प्रश्न पूछता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया। किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 क में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। कब इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 1976 में शामिल किया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शामिल किया गया? तो 42वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, और क्वेश्चन आप एग्जाम में तभी सही कर पाइएगा जब आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। बिना रिवीजन के चीज़ें आप क्या रहेंगे? आप कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूजन में चीज़ें जो है क्या होती हैं? आता हुआ क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है कि वैसे क्वेश्चन हमसे न गलत हों कि जो क्वेश्चन सबसे क्या होते हैं? सही होते हैं। कहने का मतलब एक जागरूक व्यक्ति जो सामान्य तरीके से पढ़ाई कर रहा है, अपने उद्देश्यों के प्रति क्या है? जागरूक है। अगर वह ईमानदारी से तैयारी कर रहा है तो उससे जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जो एक जागरूक व्यक्ति सही करता है, उससे गलत नहीं होता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप अपने आप को कंपटीशन से पहले ही क्या कर ले रहे हैं? बाहर कर ले रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं करना है, बल्कि ऐसा क्वेश्चन हमको सही करना है जो अधिकतम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं? गलत करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट भाग, पार्ट 5, भाग 5। भाग 5 में संघ, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका। केंद्र की कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। एक कार्यपालिका होता है अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका।
एक होता है अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका जिसे हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, कार्यपालिका का कार्य होता है कि विधायिका के द्वारा जो नियम एवं कानून बनाए जा रहे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको क्या करे, जमीनी स्तर पर लागू करे। जमीनी स्तर पर क्या करे, लागू करे कि विधायिका के द्वारा जो कानून या नियम बनाए जा रहे हैं, रूल रेगुलेशन तैयार किए जा रहे हैं, उसको जमीनी स्तर पर कार्यपालिका क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, क्रियान्वित करेगा, लागू करेगा। एक है संघीय विधायिका। संघीय विधायिका हम लोग सामान्य रूप से जो है संसद कहते हैं, केंद्रीय स्तर पर। देखिए विधायिका दो प्रकार का है, एक केंद्र स्तर पर और एक क्या है, राज्य स्तर पर। केंद्रीय विधायिका जो होती है उसको हम लोग संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, और उस पार्लियामेंट में जो भी नियम एवं कानून बनाए जाते हैं वह पूरे भारत के लिए बनाए जाते हैं। जबकि जो राज्य विधायिका होती है, जिसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं, उस विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह उसी राज्य के सीमा के अंतर्गत जो है क्या किए जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो जो विधायिका संसद होती है, वह संसद की संरचना अगर आप देखें तो संसद की संरचना में लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। तो संसद जो पार्लियामेंट होता है वह 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। किसी भी नियमों को, अगर किसी भी बिल को एक्ट में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले बिल जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा, या लोकसभा या राज्यसभा। अगर लोकसभा के द्वारा पास कर दिया जाए, फिर राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया जाए, तो वह बिल कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के टेबल पे जाएगा, और राष्ट्रपति जिस दिन उस पर हस्ताक्षर कर देगा, फाइनली जो बिल था वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो इस प्रकार भाग 5 के अंतर्गत हम लोग कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका, कुल मिला के कहने का मतलब है केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। भाग 6, भाग 6 में हम लोग जैसे भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बात किया, उसी तरीके से भाग 6 में, उसी तरीके से हम लोग भाग 6 में बात करेंगे राज्य सरकार के। और राज्य सरकार उसी प्रकार राज्य सरकार की कार्यपालिका है, राज्य सरकार की विधायिका है, और इसी में हम लोग हाई कोर्ट वोट के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे केंद्र स्तर पर विधायिका संसद, उसी तरीके से राज्य स्तर पर विधान मंडल। जैसे केंद्र स्तर पर लोकसभा, उसी तरीके से राज्य स्तर पर विधानसभा। जैसे केंद्र स्तर पर राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य स्तर पर विधान परिषद। लेकिन कुछ राज्यों में जो विधानमंडल का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे विधान परिषद नहीं पाया जाता, तो वहाँ पे विधानसभा प्लस गवर्नर से मिलकर जो है विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है भाग 7। भाग 7 के अंतर्गत पहली अनुसूची के अंतर्गत जो भी राज्य इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया, इन टॉपिकों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में आपने देखा होगा कि इस समय वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग जो है भाग 8 के अंतर्गत देखेंगे। भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, शहरी स्तर पर नगर पंचायत, नगर पंचायत में नगर पालिका परिषद, नगर निगम जैसे जो है टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। भाग 9 में क्या है, ग्राम पंचायत है, उसके अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं 29 विषय रखे गए हैं, जबकि 9ख के अंतर्गत नगर पालिका को रखा गया, नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम के बारे में बात की गई है।
और इसके अंतर्गत 18 विषय रखे गए हैं। भाग 9 और भाग 9 का विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, संघवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर किसी भी केंद्रीय योजना को लागू करना है या किसी भी केंद्रीय कानून को लागू करना है तो वह जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत के अंतर्गत क्या करते हैं, लागू करते हैं। नेक्स्ट भाग 9 का हो गया। भाग 10 में आते हैं। भाग 10 में SC/ST के बारे में बात किया गया है। उसके बाद भाग 11 में आते हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात किया गया है। रिलेशन के बारे में बात किया गया है कि सेंट्रल एवं स्टेट के मध्य रिलेशन कैसा हो। रिलेशन किस लेवल पे, रिलेशन प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, रिलेशन जो है फिनेंशियल लेवल पे, इन सभी स्तर पर जब हम संबंधों का बात करेंगे केंद्र और राज्य के मध्य तो किस भाग में बात करेंगे, भाग 11 में करेंगे। भाग 12 के अंतर्गत वित्त संपत्ति एवं संविदाएं के बारे में बात करेंगे। भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम के बारे में बात किया जाएगा। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, कहने का मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, और राज्य सरकार के अंतर्गत जो सर्विसेज हैं वैसे सर्विसेज के बारे में हम लोग जो है भाग 14 में बात करेंगे। भाग 14 का प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करेंगे। तो अगर भाग में आएंगे तो वैसे भाग की संख्या कितनी है, वैसे भाग की संख्या तो कितनी है, 25 है, सॉरी भाग की संख्या कितनी है, 22 है। लेकिन गणना की दृष्टि से अगर आप जाइएगा, काउंटिंग की दृष्टि से जाएंगे तो आपको जो भाग दिखाई देंगे वो भाग कितने हैं, 25। 25 कैसे हो गए, 25 ऐसे हो गए कि भाग के कुछ उपभाग हैं, जो उपभाग अगर भाग में शामिल कर दिए जाएंगे तो इस प्रकार जो है कितने हो जाएंगे, 25 भाग हो जाएंगे। इन 25 भाग में 4 का, 9 का और 14 का, ये सभी भाग जो है मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इन्हें जो है बाद में संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 4 का जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया कि हम लोगों ने बात किया कि उसको जो है कब शामिल किया गया, 1976 में 42वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 9 का को 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 14 का के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का बात किया गया। नेक्स्ट भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शन के बारे में बात किया गया है। निर्वाचन के लिए एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इन 2 अन्य आयुक्त और एक मुख्य आयुक्त के संरचना से जो है इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। और इलेक्शन कमीशन का कार्य यह होता है कि वह समय समय पर देश की ज़रूरतों की आवश्यकता के अनुसार जो है क्या करे, चुनाव कराए, और यह चुनाव कैसा हो, शांतिपूर्वक हो और ईमानदारी पूर्वक हो। भाग 16 के अंतर्गत जो है कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं पिछड़े वर्गों के लिए, उसमें हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है। भाग 18 में इमरजेंसी आपातकाल के बारे में बात किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तीन 352, 356, 360। तो 352 में जो है राष्ट्रीय आपात जिसका संबंध पूरे भारत से होता है। 356 पूरे भारत से भी हो सकता है और किसी एक स्पेशल क्षेत्र से भी हो सकता है। 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपात। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग किस में बात करेंगे, भाग 18 में बात करेंगे। भाग 19 के अंतर्गत प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन, 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष कुछ उपबंध है उनके बारे में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और हिंदी के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है।
इस प्रकार हम लोगों ने 22 भाग का चर्चा किया और 22 भाग में देखा कि किस भाग में किन किन विषयों के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। और उस भाग में हम लोगों ने अनुच्छेदों के विस्तार के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या किया, चर्चा किया। मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कोट कर दे रहा हूँ कि भाग से कौन कौन से भाग आपको सामान्यतः याद होने चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ भाग कि ये भाग आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये भाग याद रहेंगे तो आप बिना रिवीजन के भी एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है कि अगर भाग से क्वेश्चन पूछेगा तो वो जो इंपॉर्टेंट भाग बता रहा हूँ उसी में से पूछेगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण भाग परीक्षा उपयोगी। लिख लीजिए कौन कौन से भाग हैं। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 क, भाग 5 और भाग 6। आप सोच रहे होंगे सब भाग लिख दे रहे हैं, तो भाग लगातार इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे अक्सर क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 1 से लेकर भाग 6 तक तो आपको याद होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का डाउट ही नहीं। उसके बाद भाग 6 के बाद आ जाइए भाग 9, 9 क, 14 क, 15, 17, 18 और 20। ये इतने भाग आपको याद होने चाहिए, और अगर भाग से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो भाग से क्वेश्चन आपको अलग से दिखाई नहीं देगा। मैं ये नहीं कहता कि इसी में से आएगा, लेकिन ये है कि 99.99% चांस है कि इसी से आएगा। ये भाग आपको जो है याद होने चाहिए। तो आज हम लोगों का क्लास यहीं तक। थैंक यू। फिर इसके आगे हम लोग जो है क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें और सकारात्मक या पॉजिटिव कमेंट करें। थैंक यू।